everyone, welcome to the Golden Dot. So today we are going to do our section 15 to section 18 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बात करता है एडमिशन के बारे में. Now admission is one of the important topic in भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Admission है, confession है, then we have section 26 और मतलब कुछ important जो सेक्शन है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और एडमिशन एंड कन्फेशन जो है इनमें से बहुत तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट है हमारे. ठीक है जी. तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन का मतलब है कुछ एडमिट करना. ठीक है जी. व्हेन यू आर एडमिटिंग समथिंग और यू आर एक्नॉलेजिंग समथिंग दैट मींस दैट इज एडमिशन. ठीक है. तो एडमिशन क्या है? कुछ एडमिट करना. अभी एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. एडमिशन इज अ स्टेटमेंट जिसमें कि आप कुछ एडमिट करते हो, कुछ एक्नॉलेज करते हो रिगार्डिंग फैक्ट इशू और रिलेवेंट फैक्ट. ठीक है. तो एडमिशन क्या है? एडमिशन मतलब आप कुछ एडमिट कर रहे हो. ठीक है. कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट को लेके, वो हमारा एडमिशन आता है. ठीक है. Admission means a voluntary acknowledgement of the existence or truth of fact and issue or relevant fact. Now, admission जो है वो confession से अलग है. Admission and confession is not the one and same thing. If this is confession, अगर ये confession है, well you can ignore this point. Just a minute. See, if this is the confession now, if this is confession, then this is admission. ठीक है. तो confession जो है वो admission के ही अंदर आती है. Admission is a broader, wider concept as compared to confession. ठीक है. तो confession क्या होती है? confession मतलब admission. confession एक तरह की admission. अच्छा, इस आज के लेक्चर में हम कर एडमिशन ही रहेंगे, लेकिन मैं जस्ट एक थोड़ा सा कन्फेशन के बारे में बता रही हूँ, so that you will not get confused while doing admission concept. ठीक है जी. तो कन्फेशन क्या होती है? कन्फेशन एक तरह की एडमिशन ही है जिसमें कि सामने वाला पर्सन क्या करता है? अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है. ठीक है. कि हाँ उसने क्राइम किया है, वो चीज वो एडमिट कर लेता है, वो चीज वो कन्फेस कर लेता है. दैट इज कन्फेशन. व्हेयरएज एडमिशन एक स्टेटमेंट होती है जो कि इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है रिगार्डिंग एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट. और इसमें जो सामने वाला पर्सन है किसी फैक्ट एंड इशू के बारे में या किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट देता है. ठीक है. बताता है कि हाँ ये चीज ऐसे हुई थी, जो कि इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में हेल्पफुल होती है. इन्फ्रेंस क्या है? कुछ अनुमान ड्रॉ करने में हेल्पफुल होती है. लेकिन इसमें पर्सन ये चीज एक्नॉलेज नहीं करता कि उसने क्राइम किया. ठीक है जी. बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास इसके लिए. सही. तो यहाँ पर ए ने क्या कहा? that I and B were bathing in the river. ठीक है. ए ने क्या कहा कि वो और बी दोनों नदी में एक साथ नहा रहे थे. ठीक है. सी आया एंड उसने बी को डुबोना शुरू कर दिया. एंड आई ट्राई टू सेव बी बट कुड नॉट. यहाँ पर उसने एडमिट किया. अब फैक्ट एंड इशू क्या होगा कि क्या ए ने बी को मारा है, ठीक है, या फिर बी, जो भी वटेवर. ठीक है. तो अब यहाँ पर बी की डेथ जो है वो क्वेश्चन में होगी. ठीक है. अब उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स होंगे वो सारे फैक्ट्स क्या होंगे? वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे. अब यहाँ पर ए जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है फैक्ट एंड इशू के बारे में, रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, जो एक इन्फ्रेंस सजेस्ट कर रहे हैं कि सी जो है, ठीक है, उसने बी को मारा है. ओके. तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है? एडमिट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कोई फैक्ट. क्या फैक्ट एक्नॉलेज कर रहा है? कि उसने और बी ने जो थे वो दोनों थे वो नहा रहे थे इन द रिवर. ठीक है. एंड सी आके उसने बी को डुबोना शुरू कर दिया. तो यहाँ पर ए एडमिट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है फैक्ट एंड इशू की स्टेटमेंट या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट. ठीक है जी. और वो स्टेटमेंट
इन्फ्रेंस सजेस्ट करी है कि सी जो है उसने बी को मारा होगा, ठीक है जी। सो सो दिस इज एन एडमिशन एंड नॉट अ कन्फेशन, बिकॉज वो यहाँ पे कन्फेस नहीं कर रहा, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिट कर रहा है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज एफ इज चार्ज्ड विद मर्डर, ठीक है। अब एफ को मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। एक दिन पहले रिकवरी हुई, ठीक है, उसके जो भी कॉप्स थी, ठीक है, कि डेड बॉडी थी। अब यहाँ पर एफ ने कहा कि मैंने गुलाब की डेड बॉडी को देखा था इन द वेल नियर द पीपल ट्री, ठीक है। ये भी एडमिशन है, क्यों? क्योंकि ये एक इंफ्रेंस सजेस्ट करी है, बट यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं दी जा रही। अब यहीं पर अगर ए कह देता कि हाँ, ए कह देता कि बी को उसने ही मारा है, तो वो क्या हो जाती है, वो कन्फेशन हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो अपने गिल्ट को, अपने क्राइम को कन्फेस कर रहा है, एडमिट कर रहा है दैट ही डिड दैट क्राइम, तो वो कन्फेशन होती है। अब यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, तो दैट इज एडमिशन। एडमिशन होती क्या है, सेक्शन 15 से लेके 18 हम साथ में करेंगे, देन वी विल गेट टू नो एडमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक तो सेक्शन में नहीं है, पूरे 4 सेक्शन में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है, और चारों को साथ में पढ़ना पड़ेगा टू नो व्हाट इज एडमिशन, ठीक है जी। तो एडमिशन क्या है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इवन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो भी एडमिशन जो है वो रिलेवेंट मानी जाती है, ठीक है। तो एडमिशन क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कि एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है, इन्फ्रेंस यानी कि एक अनुमान सजेस्ट करती है फैक्ट इशू के बारे में या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। And which is made by any of the persons and under the circumstances hereafter mentioned. और वो जो एडमिशन है वो किनके द्वारा की जाती है, बाय एनी ऑफ द पर्सन। अब सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 में वो पर्सन बताए गए हैं जिनके द्वारा एडमिशन जो है रेलिवेंट मानी जाती है। एडमिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो प्ले करता है एज एन एविडेंस इन द दिस इन एनी सूट, ठीक है। तो इस वजह से एडमिशन जो है वो हर किसी को जो है वो रिलेवेंट नहीं मानी जा सकती। देयर आर सम पर्सन जिनके द्वारा की गई एडमिशन, जिनके द्वारा की गई स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन में इंक्लूड की जा सकती है। तो सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 18 में वो पर्सन के बारे में बताया गया है, उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया है जिनके द्वारा जिन सर्कमस्टांसेस में एडमिशन जो है वो रेलिवेंट मानी जा सकती है। इज इट क्लियर? तो एडमिशन एडमिशन क्या होती है, स्टेटमेंट है, चाहे ओरली हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, एंड चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कि सजेस्ट करता है इन्फ्रेंस रिगार्डिंग फैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है जी। अभी एसेंशियल्स की एक बार देखें, तो एसेंशियल क्या है कि वो जो भी स्टेटमेंट है वो फैक्ट इशू या रेलेवेंट फैक्ट के रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी मुल्टिपल स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, इट शुड रिलेट टू फैक्ट इशू और रेलेवेंट फैक्ट। और कोई ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो 16 टू 18 जो सेक्शन है ना उनके उनमें बताया गया है उस पर्सन के द्वारा जो है की गई हो, ठीक है जी। एंड वो चाहे ओरली हो, डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे रिटन हो, डज नॉट मैटर। एंड अभी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इवन दैट डज नॉट मैटर, ठीक है जी। अभी कौन कौन लोग एडमिशन कर सकते हैं, सबसे पहले सेक्शन 16 का क्लॉज 1 कह रहे हैं एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग। जो पार्टी है वो एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। Statement made by parties to a suit or proceeding are admissible as admissions. Very simple. A versus B चल रहा है, तो अगर A कोई स्टेटमेंट दे रही है या B कोई स्टेटमेंट दे रही है तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या है, वो एडमिशन मानी जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एडमिशन बाय एजेंट, ठीक है जी। स्टेटमेंट मेड बाय ऑथराइज्ड एजेंट्स आर एडमिसिबल अगेंस्ट प्रिंसिपल्स। तो अगर A वर्सेस B चल रहा है, ए का कोई एजेंट है, बी का कोई एजेंट है, अगर इन दोनों ने कोई एडमिशन करी है तो वो भी रेलेवेंट मानी जाएगी अगर उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस की या ड्यूरिंग द अथॉरिटी दी है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए अगर एजेंट्स ने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट मानी जाएगी,
ठीक है। अगर यहाँ पर ए के एजेंट ने एडमिट किया है कि बी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान उसने ये चीज एडमिट की है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो ए के अगेंस्ट रेलेवेंट मानी जाएगी। ठीक है जी। थर्ड, एडमिशन बाय प्लीडर्स, अटॉर्नीज एंड काउंसल्स। जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्लीडर्स होते हैं, जो अटॉर्नीज होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई स्टेटमेंट की गई है तो वो भी क्लाइंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी दी गई होती है केस को कंडक्ट करने की। तो अगर उनको अथॉरिटी दी गई है केस को कंडक्ट करने की, तो प्लीडर्स या काउंसल अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं तो वो भी पार्टी के ऊपर बाउंडिंग होगी। ठीक है जी। देन एडमिशन इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। देखो, अभी जैसे कोई ट्रस्ट है, कोई बैंक है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर जो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को या फर्म को या कंपनी को या बैंक को, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अगर कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होते हुए कोई स्टेटमेंट देता है तो वो भी वैलिड मानी जाती है। ठीक है जी। जो पर्सन स्यू कर रहा है या जो पर्सन को स्यू किया जा रहा है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, चाहे कोई ट्रस्टी है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, और अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में आकर कोई एडमिशन करता है तो वो स्टेटमेंट, वो एडमिशन भी रेलेवेंट मानी जाती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होना जरूरी है। अगर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है देन इवन दैट विल बी रेलेवेंट। ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में दी जा रही है वो एडमिसिबल नहीं है। तो अगर एक्स यहाँ पर ट्रस्टी है और वो कुछ एडमिट कर रहा है और पर्सनल लाइफ में एडमिट कर रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिशन में मानी जा सकती है। ठीक है जी। Then admissions by persons having proprietary or pecuniary interest, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट मैटर में अगर किसी पर्सन का प्रोप्राइटरी या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट है और अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट मानी जाती है। बेसिकली ये सेक्शन वहां पे आती है जहां पर जॉइंट प्रॉपर्टी या फिर कई लोगों के द्वारा एक प्रॉपर्टी को हेल्ड किया जाता है ना, या फिर जॉइंटली सू किया जाए चाहे इंडिविजुअली सू किया जाए, बट जॉइंटली जब कोई पर्सन प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होता है वहां पर ये जो सेक्शन है, ये जो क्लॉज है वहां पर ये जो है वो रेलिवेंट होता है। ठीक है, तो जब पर्सन है उनका प्रॉपर्टी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में और उनमें से कोई एक, इवन चाहे कोई एक भी कोई एडमिशन कर रहा है तो वो जो एडमिशन होती है वो रेलेवेंट होती है ना सिर्फ उसके लिए, ना ही सिर्फ उसके अगेंस्ट, बल्कि और जितने भी लोग हैं जो जॉइंटली उस प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी, चाहे वो जॉइंटली सू किए जा रहे हो चाहे इंडिविजुअली सू किए जा रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए बी सी तीनों जॉइंटली उसके ओनर्स हैं। अब यहाँ पर डी जो है उसने क्यों किसको किया है, सिर्फ सी को क्यों किया है, ए एंड बी को क्यों नहीं किया है। लेकिन अगर ए या बी कोई भी एडमिशन इस प्रॉपर्टी के लिए देते हैं तो वो जो एडमिशन है वो रेलेवेंट होगी अगेंस्ट सी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उनका, इन दोनों का भी शेयर है प्रॉपर्टी में और उनका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इन दैट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? So I'm repeating it again. अगर किसी पर्सन का प्रोप्राइटरी या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है, तो अगर वो पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ उसके अगेंस्ट नहीं बल्कि बाकी जो पर्सन हैं उनकी भी अगेंस्ट जो है वो यूज की जा सकती है, चाहे उन सबको जॉइंटली सू किया जा रहा हो, चाहे इंडिविजुअली सू किया जा रहा हो, चाहे जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया उसको सू ही ना किया जाए, लेकिन अगर उसको स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, और उसका भी इंटरेस्ट है इन दैट सब्जेक्ट मैटर तो वो फिर वैलिड स्टेटमेंट मानी जाती है।
ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी है ए बी सी, तीनों उसको जॉइंटली हेल्ड कर रहे हैं। अब डी ने यहाँ पर स्यू किसको किया है, सिर्फ सी को स्यू किया है, लेकिन अगर ए एंड बी दोनों में से कोई भी बंदा स्टेटमेंट दे रहा है इस प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ ए एंड बी के बारे में ही नहीं बल्कि सी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ठीक है जी, बिकॉज दे शेयर दैट प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। Then we have admission by persons from whom the parties derive interest. It is very simple. ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बी ने खरीदी है ए से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बी ने खरीदी है ए से। अब यहाँ पर ए क्या है, इस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ओनर। अब यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी के बारे में ए ने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। तो एडमिशन मेड बाय द प्रीवियस persons or owners from whom the current parties derive their interest are relevant only किस केसेस में, अगर एडमिशन तब की गई थी जब दे वर स्टिल हेल्ड दैट इंटरेस्ट। ठीक है, ए ने, अच्छा बी ने प्रॉपर्टी खरीदी ये वाली ए से, ठीक है, अब यहाँ पर जब ए के पास वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर था, उस टाइम पे उसने कोई स्टेटमेंट दी थी, तो वो स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है। ठीक है जी, पर कब यूज की जा सकती है, जब बी ने प्रॉपर्टी खरीदी। देखो एग्जांपल क्लियरली समझाती हूँ, यहाँ पर ए एंड बी पर्सन है, ठीक है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड उसने, जब उसके पास वो प्रॉपर्टी थी उसने स्टेटमेंट दी थी कि उसने ये प्रॉपर्टी जो है वो सी को मॉर्गेज की है, ठीक है, देन आफ्टर सम टाइम उसने वो प्रॉपर्टी बी को बेच दी। अब जब ए ने ये स्टेटमेंट दी थी तब उसके उस टाइम पे उसके पास ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ही वाज ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम व्हेन ही गिव दैट स्टेटमेंट, ठीक है, अभी सब्सिक्वेंटली उसने वो प्रॉपर्टी बी को बेच दी। अब ए की ये जो स्टेटमेंट है वो बी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है बिकॉज ए वाज द प्रीवियस ओनर, ए वाज द पर्सन जिससे बी ने इंटरेस्ट डिराइव किया है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रीवियस ओनर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और उस टाइम पे दे रहा है जब वो प्रीवियस ओनर या वो प्रीवियस पर्सन जो था उसके पास वो इंटरेस्ट था, तो वो जो स्टेटमेंट है वो यूज की जा सकती है अगेंस्ट दैट पर्सन, और वो स्टेटमेंट क्या रेलेवेंट स्टेटमेंट मानी जाती है। ठीक है जी, देन सेवेंथ we have admission by persons whose position must be proved as against party to suit। देख, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी ये जो सेक्शन 17 है ना, इट इज बेसिकली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के जो चीज है ना उसके बारे में बात करती है। तो जब कोई सूट है, ठीक है, और उस सूट में पोजीशन लाइबिलिटी या फिर रिलेशनशिप जो है किसी थर्ड पर्सन का, वो प्रूव करने की जरूरत होती है पार्टी की लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए, तो स्ट्रेंजर की एडमिशन रेलिवेंट होती है। देखो नॉर्मली अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन है, ठीक है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी एडमिशन जो है वो उसकी एडमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होती है। ठीक है, जितने भी सेक्शन हमने देखे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट की एडमिशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होती। लेकिन अगर ए वर्सेस बी चल रहा है और बी की जो लाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी पे। ठीक है, तो फिर उस केस में थर्ड पार्टी की जो एडमिशन है वो रेलिवेंट होती है। ठीक है जी, तो अगर दो पर्सन के बीच में सूट चल रहा है, दो पर्सन के बीच में सूट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पार्टी की लाइबिलिटी पोजीशन या रिलेशनशिप डिपेंड करता है किसी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी पे, तो फिर इस थर्ड पार्टी की एडमिशन जो है वो भी रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली थर्ड पार्टी की एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन जब किसी पार्टी की जो सूट की पार्टीज होती है उनमें से किसी पार्टी की पोजीशन लाइबिलिटी या रिलेशनशिप जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो प्रूव करने के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी की लायबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तो फिर स्ट्रेंजर की एडमिशन रेलिवेंट होती है। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल अंडर सेक्शन 17 दी गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है कि ए, जस्ट अ मिनट, क्या, तो यहाँ पर क्या है, ए जो है
ठीक है। ए जो है वो क्या करता है, वो रेंट कलेक्ट करता है बी के लिए, ठीक है। ए इज बेसिकली एन एजेंट ऑफ बी, ठीक है, जो कि रेंट कलेक्ट करता है बी के बिहाफ पर। अब यहाँ पर ए ने, अब यहाँ पर जो बी है उसने ए को स्यू किया है कि तुमने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए जो है वो रेंट कलेक्ट करता है बी के बिहाफ पे, लेकिन जो बी है उसने ए को स्यू किया है कि तुमने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर जो ए की लाइबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, सी की लाइबिलिटी पे, ठीक है। कि अगर सी ने जो रेंट है वो ए को नहीं दिया तो जाहिर है कि बी जो है उसको क्यों कर रहा है, वो ठीक है जी। तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी डिपेंड करती है सी की लाइबिलिटी पे। अब यहाँ पर अगर सी ये स्टेटमेंट दे देती है सी ओड रेंट टू बी, तो वो क्या है, वो एडमिशन है। अब यहाँ पर सी का ए और बी के साथ कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी का हुआ है, लेकिन सी इज अ थर्ड पार्टी, लेकिन स्टिल इसकी एडमिशन, इसकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है, वो डिसाइड करेगी ए की लाइबिलिटी। तो इसलिए सी की लाइबिलिटी जो है, सी की जो एडमिशन है वो रेलिवेंट एडमिशन मानी जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। सेक्शन 18 क्या कह रहा है, सेक्शन 18 बात करता है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय सूट। तो अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, और दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी कह रही है कि तुम एक काम करो, तुम ये थर्ड पर्सन के पास जाके पूछ लो, ठीक है, मैं तुम्हें इसको रेफर कर रही हूँ। अगर ये पर्सन कहेगा यस दैट आई एम गिल्टी और आई एम लाइबल, तो मैं ये लाइबिलिटी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो जब दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी स्पेशली खुद किसी तीसरी पार्टी को रेफर कर रही है वो इंफॉर्मेशन ऑन अ मैटर इन डिस्प्यूट, तो इस थर्ड पार्टी की, इस रेफर्ड पार्टी की जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिसिबल होती है, ठीक है। नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक पार्टी रेफर कर रही है कि जाओ तुम उससे पूछ लो, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा, फिर उसकी एडमिशन मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्ट एंड इशू क्या है कि वेदर गुड्स वर सोल्ड बाय ए टू बी, ठीक है, फैक्ट एंड ए वर्सेस बी चल रहे हैं, और यहाँ पर फैक्ट एंड इशू कि क्या ए ने बी को गुड्स बेचे थे। अब यहाँ पर जो ए है वो कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये चीज जाके सी से पूछ लो, ठीक है, सी को सब पता है। अब यहाँ पर ए ने खुद खुद रेफर किया सी को, और ठीक है, तो यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट देगा, जो सी स्टेटमेंट देगा वो रेलिवेंट मानी जाएगी,